हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जिस तरीके से हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किए थे पिछले लेक्चर में, आज हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। ओके। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किस तरीके से होता है, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है दो प्रकार के, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ एग्जांपल है, जिस एग्जांपल को हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसीडर होता है। ओके। तो शुरू करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो पहले हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, इसमें किस तरीके की कंडीशन फॉलो होता है। ओके। जैसे कि इससे पहले हम लोग बात किए थे पैसिव ट्रांसपोर्ट में, तो उसमें क्या हो रहा था, जो भी मॉलिक्यूल या आयन, जो भी सबस्ट्रेट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। ओके। तो वो क्या हो रहा था, आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रहा था। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट इससे पहले हम लोग पढ़े, वो क्या होता है, डाउनहिल मूवमेंट होता है। ओके। तो इसमें क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को यदि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाना है, यानी कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, तो उसमें क्या होगा, एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। ओके। तो किस तरीके से इसका जो मैकेनिज्म है, कौन कौन से एग्जांपल हम यहाँ पर अम, होते हैं, उस एग्जांपल को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ओके। शुरू करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिजल्ट इन सॉल्यूट मूवमेंट अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ओके। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो सॉल्यूट होता है या कोई भी मॉलिक्यूल होता है, वो क्या होता है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होता है। ओके। Active transport is thermodynamically unfavorable endergonic and take place only when coupled directly or indirectly to an exergonic process such as the absorption of sunlight by an oxidation reaction and the breakdown of ATP। ओके। ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल रिएक्शन होता है। जैसे कि नॉर्मल हम यदि फेवरेबल रिएक्शन को देखें तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, उसमें क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, फेवरेबल। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनफेवरेबल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है, तो ये एक अनफेवरेबल टाइप का कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, वो कि इसमें क्या होगा, एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से। इसीलिए जो अनफेवरेबल रिएक्शन इसलिए बोला जा रहा है कि जो अनफेवरेबल रिएक्शन होता है उसमें वो क्या होता है, एंडरगोनिक होता है। ठीक है। लेकिन जब हम इस पूरे मैकेनिज्म को देखेंगे कि किस तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें क्या होगा, एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इसमें बाहर से एटीपी देना पड़ेगा। तो जब बाहर से एटीपी देना पड़ेगा तो उसका डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्सरगोनिक प्रोसेस कहलाएगा। ओके। इसमें जैसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते थे, कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी क्या होता है, एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो वो भी एक प्रकार का, जहां पर भी एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो या एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारे प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्सरगोनिक प्रोसेस कहा जाएगा। ओके। इसमें क्या होता है, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट अगेंस्ट देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज एसेंशियल टू मेंटेन द इंट्रासेलुलर ionic composition of cells and to import solute that are at a low concentration outside the cell than inside। ओके। क्या होता है यहाँ पर, जो सॉल्यूट है, यहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो ग्रेडियंट होता है उनके अगेंस्ट में काम करता है,
और क्या होता है यहाँ पर सेल के अंदर क्या है कॉन्सेंट्रेशन क्या है बहुत ही लो है, और सेल के बाहर क्या है कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो अब सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो अब कम से बाहर की तरफ क्या होगा इसका मूवमेंट होगा। ओके, cells carry out active transport in three main ways। ओके, तीन प्रकार के यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा गया है, जैसे कि फर्स्ट में हम देखते हैं कपल ट्रांसपोर्टर। ओके, कपल द अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ वन सॉल्यूट अक्रॉस द membrane to the downhill transport of another। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, पहला जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो है कपल्ड ट्रांसपोर्टर है। ओके, एक ट्रांसपोर्टर इस तरीके से लगा हुआ है, तो पहला कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि पहला वाला जो मॉलिक्यूल है, जैसे ये येलो कलर का शो हो रहा है यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल क्या होगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करेगा, और जो आपका रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या होगा डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, एक क्या हो रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, और दूसरा क्या है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है, तो ये क्या है कपल ट्रांसपोर्टर हो गया है, और ये होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। सॉरी, ये क्या होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल होता है। ओके, इस तरीके का एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, तो एक प्रकार का क्या है ये ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, इसमें क्या होगा एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरा जो है यहाँ पर एटीपी ड्राइवन पंप, ये कुछ पंप दिया गया है ड्राइवन पंप कपल अप हिल ट्रांसपोर्ट टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। तो यहाँ पर जितने भी पंप होगा पंप क्या करता है एटीपी का हाइड्रोलिसिस करता है किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, तो तीसरा कंडीशन होता है वो होता है लाइट ड्राइवन पंप विच आर फाउंड मेनली इन बैक्टीरियल सेल्स couple of hill transport to and input the energy from the light and discuss for बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन में एक बैक्टीरिया में इस तरीके का पंप पाया जाता है जो क्या होता है लाइट के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि इस पंप को एक्टिव होने के लिए क्या होगा सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सनलाइट से जो एनर्जी मिलता है जो रेडिएंट एनर्जी मिलता है उसी एनर्जी का यूज करके ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन जो होता है ये इस पंप से किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर तीन प्रकार के हमें ट्रांसपोर्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक है कपल ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन है, तो जो एटीपी पंप होता है उसमें क्या होता है नॉर्मल एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, और दूसरा क्या होता है जिसमें लाइट के फॉर्म में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने में। ओके, देख रहे हो यहाँ पर ये है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना हुआ है कि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर जितना भी मूवमेंट होगा वो क्या होगा लो टू हाई जाएगा। ओके, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि ये अगर सेल की आउटर साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हमेशा क्या होगा ये लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा, उस कंडीशन में क्या होगा एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो आज के जो लेक्चर है वो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कि किस तरीके से प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से काम करता है। ओके, तो शुरू करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली यूज केमिकल एनर्जी सच एज द from adenosine triphosphate or ATP in case of cell membrane to transport all species of solute across a membrane against their concentration gradient। ओके, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है क्या करता है जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है सेल के उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन किसी भी मॉलिक्यूल का डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होगा, और जब डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स व्हेन अंडरगोइंग अपहिल
transport of one solute is coupled to exergonic downhill flow of a different solute that was originally pumped uphill by primary active transport. Okay, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है उसमें, जब किसी भी मॉलिक्यूल क्या होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है मूवमेंट करता है, तो उस कंडीशन में उसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, और जब एटीपी उसमें यूज होता है तो उसी एटीपी से जो एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी का यूज करके उसी समय एक ही साथ क्या होता है दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल को दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो सकता है मूवमेंट हो सकता है, या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो सकता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो दो कंडीशन यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आज हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये डायग्राम के थ्रू अभी यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है आप देखिए यहाँ पर किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अंदर क्या है बहुत ही कम है, और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बाहर की तरफ बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम है तो कम से यदि बाहर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, और एटीपी से ये क्या बन रहा है एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम इसे क्यों बोलते हैं। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस तरीके से हो रहा है, जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट क्या है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट किया है। ओके, अब जब ये मूवमेंट किए है तो यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता पड़ी है, तो जब एटीपी यहाँ पर यूज हुआ तो इस एटीपी से जो एनर्जी निकला है उसी एनर्जी का यूज करके दूसरा जो सॉल्यूट है वो क्या हो रहा है आपका लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है। देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्शन, एक देखिए ये पहला वाला सॉल्यूट है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, और इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी लगा है या जो एनर्जी निकला है उसी एनर्जी का यूज करके दूसरा सॉलिड मॉलिक्यूल क्या हो रहा है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरीके के जो कंडीशन होगा उसे बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, तो जब हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि किस तरीके से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिवेट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम मोस्टली जो एक्टिव जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें बेसिकली जितने भी पंप्स होते हैं उन सारे पंप को हम यहाँ पर क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। जितने भी पंप होते हैं जैसे कि पी टाइप एटीपीएस हो गया है, वी टाइप एटीपीएस हो गया, एफ टाइप एटीपीएस हो गया, एबीसी ट्रांसपोर्टर हो गया है, तो ये जितने भी सारे पंप्स होते हैं ये सारे पंप्स क्या होता है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल होते हैं। ओके, एटीपी पावर्ड पंप एंड द इंट्रासेलुलर आयोनिक एनवायरनमेंट। ओके, इसमें क्या होता है जितने भी इंट्रासेलुलर आयोनिक एनवायरनमेंट होता है सेल के अंदर उसमें क्या होता है मोस्टली पंप का काम होता है। तो पंप कौन कौन से हो सकते हैं उस पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। द एटीपी पावर्ड पंप that use the energy released by the hydrolysis of the terminal phosphoanhydrate bond of ATP to transport ion and various small molecule across membrane against their concentration gradient। क्या होता है जो भी पंप्स होते हैं वो क्या करता है आपका अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है मूवमेंट करता है, और इसमें क्या होता है एटीपी का रिक्वायरमेंट होती है, और एटीपी में जो आपका फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड होता है। ओके, देखिए एटीपी में दो एनहाइड्रेट बॉन्ड होता है, तो जो सबसे लास्ट वाला आपका बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और वहां से एक फॉस्फेट रिलीज होता है, और उस एनहाइड्रेट बॉन्ड उस फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी निकलता है उसी एनर्जी का यूज करके कोई भी मॉलिक्यूल को लो कॉन्सेंट्रेशन को हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट किया जा सकता है। ओके, all ATP powered pump are transmembrane protein with one or more binding site for ATP located on subunit or segment of the protein that fails the cytosol। ओके, जितने भी यहाँ पर एटीपी पावर्ड पंप होगा उसका जो एटीपी बाइंडिंग साइट होता है या सब यूनिट होता है या सेगमेंट बोल सकते हो, कोई भी एक आप टर्म यहाँ पर यूज कर सकते हो। जो प्रोटीन होता है एक्चुअल में जो पंप का जो प्रोटीन होता है
वो उसका जो एटीपी बाइंडिंग साइट होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है, साइटोसोलिक फेज में प्रेजेंट होता है। ओके, जब हम डायग्राम देखेंगे तो उसको पता चलेगा कि जो सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उस साइटोप्लाज्म वाले साइट में या फेस में क्या होता है आपका, जो एटीपी बाइंडिंग का जो साइट होते हैं या सब यूनिट होता है या सेगमेंट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, आपका साइटोसोलिक फेस में प्रेजेंट होगा। दिस प्रोटीन आर एटीपीएस। ओके, और ये जो पंप है ये प्रोटीन का बना हुआ है और ये क्या करता है, एक एंजाइम की तरह बिहेव करता है, एक एटीपीएस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये जो पंप होते हैं इस पंप में क्या होता है, ये जो पंप होता है इस पंप में जो आपका एटीपी बाइंडिंग साइट होता है वो खुद क्या करता है, एटीपी को ब्रेक डाउन करता है। तो जो भी एक तो एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करता है, तो हाइड्रोलाइसिस एटीपी को हाइड्रोलाइसिस को अलग सा कोई एंजाइम नहीं करता। यहाँ पर जो पंप है उसी पंप के जो कुछ सब यूनिट ऐसा लगा होता है, जो सब यूनिट में क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग होता है, एटीपी बाइंड करता है और उसी सब यूनिट क्या करता है, उस एटीपी को ब्रेक डाउन करता है। तो ये जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारा जो पंप वाला जो प्रोटीन है, ओके, ये प्रोटीन एक तरीके से एक एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए हम इस प्रोटीन को एटीपीएस के नाम से जानते हैं। These protein are ATPase, but they normally do not hydrolyze ATP into ADP and inorganic phosphate unless ion or other molecule are simultaneously transported. Okay, ये नॉर्मली क्या नहीं करते हैं, किसी भी चीज को पंपिंग नहीं करना तो नॉर्मली ये एटीपी का हाइड्रोलाइसिस नहीं करते, लेकिन यदि पंप से किसी भी मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट करना है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। because because of this light because of this tight coupling between ATP hydrolysis and transporter, the energy stored in the phosphoanhydrate bond is not dispatched dissipate as heat, but rather is used to move ions and other molecule uphill gradient and electrochemical gradient। देखिए यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि नॉर्मल जो एटीपी होता है वो क्या नहीं कर सकते, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वो जो आपका फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड रहता है उसके पास काफी एनर्जी स्टोर रहता है, तो नॉर्मल तो वो क्या नहीं कर सकते, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। लेकिन यदि क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल को यदि अपहिल ट्रांसपोर्ट करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यदि उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। खुद पंप क्या करते हैं, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करते हैं ताकि उससे एनर्जी निकले और उस एनर्जी का यूज करके कोई भी मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन या अपहिल मूवमेंट हो सके। ओके, तो देखिए नॉर्मल हम यहाँ पर यदि एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर देयर आर फोर मेन क्लास ऑफ एटीपी पावर्ड पंप। जो एटीपी पावर्ड पंप होता है वो मोस्टली चार प्रकार के होते हैं। एक होता है पी क्लास पंप, वो दूसरा होता है वी क्लास पंप, उसके बाद एफ क्लास पंप होता है और एबीसी सुपर फैमिली, ये एबीसी ट्रांसपोर्टर। ये कुछ चार प्रकार के पंप्स होते हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे पी क्लास पंप के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं या कौन कौन से मेंबर होते हैं, उनको हम डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल इस तरीके से दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर जो पी क्लास पंप होता है, बी क्लास पंप है, एफ क्लास पंप है, एबीसी सुपर फैमिली या एबीसी ट्रांसपोर्टर। ओके, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से लगा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये क्या है, एक्सटीरियर साइट है, ये साइटोसोलिक साइट है। ओके, देखिए इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका एटीपी बाइंडिंग डोमेन होता है, सबके पास एटीपी बाइंडिंग डोमेन है। ओके, आप देख सकते हो जितने भी पंप यहाँ पर लगा हुआ है सबके पास एटीपी बाइंडिंग डोमेन लगा हुआ है, और जो एटीपी बाइंडिंग डोमेन है वो कहाँ पर है, साइटोसोलिक फेस में प्रेजेंट है। कोई भी एटीपी डोमेन आपका एक्सटीरियर में प्रेजेंट नहीं होता है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के सहित यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। ओके, पी क्लास पंप का एग्जाम्पल या पी क्लास पंप जो होते हैं कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं और इनका एग्जाम्पल क्या होता है, बी क्लास कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और आपका एफ क्लास और एबीसी सुपर फैमिली। ओके, तो यहाँ से आपको कुछ बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होता है और कौन कौन से एग्जांपल में कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी क्लास पंप। तो पी क्लास पंप कुछ इस तरीके से होता है। ओके, इस तरीके से इसके पास ये जो पी क्लास पंप होता है एक्चुअल में टेट्रामर होता है, दो अल्फा सब यूनिट, दो बीटा सब यूनिट और इसके पास ये तीन और डोमेन होता है।
ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसके एग्जांपल हम जब देखेंगे तब यहाँ पर बात करेंगे कि पी क्लास पंप किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर पी क्लास पंप का यदि हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद के पास होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट के पास क्या होता है, इस तरीके का पी क्लास पंप होता है। फंजाई में हो सकता है। ओके, जैसे कि आपका हाइड्रोजन पंप हो गया तो ये पी क्लास पंप में काउंट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हायर यूकैरियोट्स सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, आज बात करेंगे हम सोडियम पोटेशियम पंप जो कि हायर यूकैरियोट्स में पाया जाता है। एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन स्टोमक। ओके, मैमेलियन स्टोमक में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन और आपका पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल, जैसे कैल्शियम पंप हो गया, तो ये जो दो इंपॉर्टेंट पंप होता है यहाँ पर, एक होता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, दूसरा होता है कैल्शियम पंप। ये बेसिक एग्जांपल है, सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है पी क्लास पंप के। ओके, उसके बाद दूसरा एक लास्ट एग्जांपल है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इन मसल सेल। ओके, इसमें भी क्या होता है, कैल्शियम पंप होता है। सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसमें क्या, उसके जो मेम्ब्रेन होता है या जो मसल सेल होते हैं, इस मसल सेल में क्या होता है, आपका कैल्शियम पंप प्रेजेंट होता है। तो ये पी क्लास पंप के कुछ एग्जांपल है, आपको इस एग्जांपल को याद रखना चाहिए। ओके, उसके बाद वी क्लास पंप की यदि हम बात करते हैं तो जैसे वैक्यूल हो गए हैं, तो वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन हो गए हैं उसमें क्या होता है, आपका वी क्लास पंप प्रेजेंट होता है। उसके प्लांट में पाए जाते हैं, उसके बाद ईस्ट में पाए जाते हैं और कोई अदर फंगाई में प्रेजेंट होता है। एंड उसके बाद एंडोसोमल है, उसके बाद लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल। तो ओके, इस तरीके से आपका जो बी क्लास पंप होता है इस तरीके से इसके एग्जांपल हो गए हैं। उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन बोन सेल होते हैं उसमें क्या होता है, जो बोन सेल होते हैं उसमें भी क्या होता है, हमारा ये बी टाइप बी क्लास पंप प्रेजेंट होता है। एंड सम किडनी ट्यूबल सेल, जो किडनी होते हैं उसमें भी बी क्लास पंप प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गया। उसका तो एफ क्लास पंप हो गया, ये क्या होता है, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। आप जैसे पढ़े हो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जैसे हम पढ़ते हैं जब ईटीएस पढ़ते हैं। ओके, तो जब ईटीएस पढ़ते हैं तो इसमें जो एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है साइटोसोलिक फेज में। तो जब वहां पर प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस कंडीशन में हम फॉलो करते हैं यहाँ पर एफ क्लास पंप को। ओके, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है कि अब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है उसमें इस तरीके का पंप प्रेजेंट होता है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट के जो मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, इस तरीके का एफ क्लास पंप प्रेजेंट होता है। उसको जो एबीसी सुपर फैमिली या एबीसी ट्रांसपोर्टर होता है, ये बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये क्या क्या चीजों का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अमाइनो एसिड का कर सकते हैं, शुगर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, पेप्टाइड का ट्रांसपोर्टर या पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल है। उसके बाद मैमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ओके, जो पे एबीसी ट्रांसपोर्टर होता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो फॉस्फोलिपिड का ट्रांसपोर्ट करता है। जो फिलिप फ्लॉप जो रिएक्शन होता है ना, जो हम पढ़ते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल एक मोनोलेयर से दूसरा मोनोलेयर, उसके बाद या बोल सकते हो कि जो एक्सटीरियर साइड से कहां पर आएगा, साइटोप्लाज्मिक फेज में लिपिड का मूवमेंट होता है तो वो क्या होता है, फ्लॉप। उस तरीके से साइटोसोलिक फेज से यदि एक्सटीरियर में जाएगा तो क्या होगा, फ्लिप। तो फ्लिप फ्लॉप रिएक्शन में क्या होता है, लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये फॉस्फोलिपिड का ट्रांसपोर्ट कर सकता है। उसके बाद आपका लाइपोफिलिक ड्रग क्या होता है, मोस्टली जो ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, एबीसी ट्रांसपोर्टर, एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है। एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या है, ये हर ऑर्गेनिज्म में लगभग प्रेजेंट होता है। ओके, कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन करता है और कुछ अदर स्मॉल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक एग्जांपल हो गए हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। तो आज हम बात करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ पी क्लास पंप के बारे में, आज हम डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद हम वी क्लास पंप के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस तरीके से हम लोग पूरे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जितने भी एग्जांपल्स है, यहाँ पर चार एग्जांपल को, तो चारों एग्जांपल को हम डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम बात करेंगे पी क्लास पंप, और पी क्लास पंप में हम बात करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप और कैल्शियम पोटेशियम पंप का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ पर पी क्लास पंप। तो पी क्लास पंप हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो पी क्लास पंप देखते हैं, ऑल पी क्लास पंप प्रोसेस टू आइडेंटिकल कैटालिटिक अल्फा सब यूनिट ईच ऑफ विच कंटेन एन एटीपी बाइंडिंग साइट। ओके, क्या बोला जा रहा है, जो ऑल जो जितने सारे भी आपका पी क्लास पंप है उसमें जो एटीपी बाइंडिंग साइट होता है वो अल्फा सब यूनिट का बना होता है, और जो अल्फा सब यूनिट होता है उसमें क्या होता है, कैटालिटिक साइट होता है, और जो अल्फा सब यूनिट होते हैं उसी में क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, और एटीपी उसी साइट पर बाइंड करते हैं। Most also have two smaller beta subunit which usually have a regulatory function। जो बीटा सबयूनिट होता है वो क्या होता है, रेगुलेटरी क्या होता है, ये फंक्शंस करते हैं, लेकिन जो अल्फा सबयूनिट होता है वो कैटालिटिक फंक्शन शो करते हैं, और जो बीटा सबयूनिट होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन शो करते हैं। ओके, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एट लीस्ट वन ऑफ द अल्फा सबयूनिट बिकम फॉस्फोरिलेट, हेंस द नेम पी क्लास। ओके, फॉस्फोरिलेट होता है इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, पी क्लास पंप रखा गया है। एंड द ट्रांसपोर्टेड आयन मूव थ्रू द फॉस्फोरिलेटेड सब यूनिट। ओके, आपको यहाँ पर जो अल्फा सब यूनिट होता है, जो अल्फा हेलिक्स होता है, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक ऐसा साइट होता है जो जहां पर क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होता है, उस फॉस्फोरिलेशन की वजह से इसको क्या बोला जाता है, पी क्लास पंप कंसीडर किया जाता है। ओके, और उसी सब यूनिट पे क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन होता है। देखेंगे मैकेनिज्म में किस तरीके से होता है। द अमीनो एसिड सीक्वेंस अराउंड द फॉस्फोरिलेटेड रेसिड्यू आर होमोजेनस होमोलोगस इन डिफरेंट फॉर्म। ओके, क्या होता है, ये जो फॉस्फोरिलेटेड जो जो जिस साइट पे क्या होता है, फॉस्फोरिलेट होता है, उनका जो रेसिड्यू होता है वो लगभग क्या होता है, जितने भी पंप्स होते हैं उन पंप से पंप होते हैं उन उनके जो आपका ये फॉस्फोरिलेटेड डोमेन होता है लगभग क्या होता है, एक समान होते हैं। ओके, जैसे कि हम कैल्शियम की बात करेंगे, उसके बाद सॉरी कैल्शियम पंप की बात करेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप की बात करेंगे, लगभग इनके जो फॉस्फोरिलेट जिस डोमेन पे होता है उस डोमेन का जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग क्या होता है, सेम होता है। ओके, इसीलिए इसे होमोलॉगस बताया जा रहा है। दिस क्लास includes the sodium potassium ATPase in the plasma membrane which generate the low cytosolic sodium and high cytosolic पोटेशियम इस कॉन्सेंट्रेशन टिपिकल ऑफ द एनिमल सेल। ओके, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर जो एग्जांपल हमारा यहाँ पर है वो जो हमारा जो पी क्लास का एग्जांपल है वो सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, और दूसरा है हमारा यहाँ पर क्या है, सर्टेन कैल्शियम एटीपीएस पंप। दो पंप यहाँ पर होता है पी क्लास पंप का मोस्टली, एक होता है आपका हाइड्रोजन पोटेशियम पंप भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कैल्शियम पंप और सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। ओके, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो सोडियम होता है वो बाहर की तरफ उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, आपका जो कैल्शियम होता है सॉरी जो पोटेशियम होता है वो क्या होगा, साइटोसोलिक पोर्शन में क्या होगा, हाई होगा, और आपका एक्सटीरियर साइड में क्या होगा, कम होगा। ओके, तो हम देखेंगे कि किस तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होता है। ओके, तो ये दो यहाँ पर एग्जांपल है, एक है सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा है कैल्शियम एटीपीएस या कैल्शियम पंप। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मोस्ट एग्जांपल है। ओके, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये, और उसके बाद जो कैल्शियम पंप होता है वो भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप की। तो यहाँ पर नॉर्मल यदि आप देखोगे तो एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इसमें दो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। ओके, ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का ये साइटोसोलिक पोर्शन है और ये क्या है, एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर में क्या है, सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, काफी हाई है, और आपका देख रहे हैं यहाँ पर जो ग्रेडियंट बना हुआ है, इसका मतलब ये है, देखिए इस तरीके से ग्रेडियंट बना है, इसका मतलब है कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन एक्सटीरियर में या साइटोसोलिक फेज में बहुत ज्यादा है, और आपका जो साइट और सॉरी जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका कहाँ पर है, एक्सटीरियर में क्या है, बहुत ज्यादा है, ये एक्सोप्लाज्मिक लीवलेट में क्या है, ज्यादा है, और साइटोसोलिक जो साइटोसोलिक फेज है वहां पर क्या है, बहुत ही कम है। उसी प्रकार से जो पोटेशियम है उसका कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल में ज्यादा है, एक्सटीरियर में कम है। अब देखिए जब अब यहाँ पर क्या होगा, जो सोडियम है वो क्या होगा, कम से बाहर की तरफ जाएंगे, यानी साइटोसोल से कहां पर जाएंगे, एक्सटीरियर की तरफ, और जो पोटेशियम होता है वो क्या होगा, कम से
ज्यादा की तरफ आएंगे, यानी कि ये बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जब लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, एटीपी की जरूरत पड़ती है। ओके, अब यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर है, तो ये है हमारा सोडियम पोटेशियम का, और जो पंप होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है। इसमें दो सब यूनिट होता है, सॉरी ओके, लेकिन ये टेट्रामर होता है, दो सब यूनिट होता है लेकिन टेट्रामर होता है। बीटा का दो सब यूनिट और अल्फा का दो सब यूनिट, टोटल कितना हो गया यहाँ पर, टेट्रामर हो गया, यानी कि टेट्रामेरी के प्रोटीन होता है। और जो नीचे इस तरीके से साइटोसोल में क्या होता है, ये एक होता है आपका फॉस्फोरिलेटेड डोमेन डोमेन होता है, और ये होता है एटीपी बाइंडिंग डोमेन। इस तरीके से यहाँ पर एनबीडी, ओके, तो ये इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर एनपीए, ओके, तो तीन यहाँ पर डोमेन होता है। एक डोमेन होता है एटीपी बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है फॉस्फोरिलेटेड बाइंडिंग डोमेन। ओके, तो अब ये जो आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इस तरीके से मेम्ब्रेन प्रोटीन बिल्कुल भी यहाँ पर खाली है, यहाँ पर कोई भी सोडियम बाइंड नहीं किया, ना ही कोई पोटेशियम बाइंड किया है। तो जब ये पूरा इस तरीके से पूरा खाली है, इसमें कुछ भी बाइंड नहीं किया है, तो उस कंडीशन में हम इसे E1 कंसीडर करेंगे। ओके, E1 स्टेज। ओके, क्योंकि ये एक एंजाइम की तरह बिहेव कर रही है, जो प्रोटीन होता है, तो हम इसे E1 यानी कि एंजाइम की तरह, या हम इसको मान के चलते हैं कि एंजाइम 1 है, या E1 इसको कंसीडर करते हैं। अब क्या होगा इसमें, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोडियम एंड एटीपी बाइंडिंग। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो आपका बीटा अल्फा सब यूनिट है, इसके पास 3 सोडियम बाइंड करने का साइट है और 2 पोटेशियम बाइंड करने का साइट है। ओके, तो अब यहाँ पर 3 सोडियम जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये सोडियम क्या होगा, इस E1 कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होगा, बाइंड करेंगे। ओके, तो अब ये क्या होगा, E1 बाइंड कर लिया, उसके साथ साथ यहाँ पर एटीपी भी बाइंड हो चुका है। अब जो दूसरा जो प्रोसेस होगा, उस अभी क्या है, ये E1 स्टेज में है। अब जब क्या होगा, इसमें फॉस्फोरिलेशन ऑफ एस्पार्टेट रेसिड्यू। ओके, ये जो आपका प्रोटीन पंप है, इसका जो आपका जो इसमें जो फॉस्फोरिलेटेड डोमेन है, इस फॉस्फोरिलेटेड डोमेन में क्या होता है, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड होता है। उसी एस्पार्टेट अमाइनो एसिड में ही क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होगी। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पर 3 आपका सोडियम यहाँ पर बाइंड कर चुका है। उसके साथ ही यहाँ पर क्या क्या हुआ, जो आपका फॉस्फोरिलेटेड डोमेन है, उस डोमेन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप भी बाइंड कर चुका है। तो फॉस्फेट ग्रुप है वो एस्पार्टेट अमाइनो एसिड रेसिड्यू पे बाइंड कर चुके हैं। जब ये फॉस्फोरिलेट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक फॉस्फेट इसके साथ जुड़ गया है, और जो एटीपी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एटीपी में कन्वर्ट हो चुका, अभी क्या है, E1 स्टेज में है। अब जब ये इस तरीके सोडियम यहाँ पर बाइंड हो चुका है, तो अब क्या होगा, जितने भी E1 कॉम्प्लेक्स है, इनका क्या होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस किस तरीके से होगा, जो E1 सब यूनिट है, ओके, जो E1 स्टेज है, इसका देखिए ये जो आउटवर्ड साइड है, ये क्या है, क्लोज है। तो अब जब ये तरीके से इस रेसिड्यू पे, ये स्पार्टेट रेसिड्यू पे जब फॉस्फेट ग्रुप बाइंड होगा, तो अब इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस कैसे होगा, यहाँ पर जो आउटवर्ड साइड है वो क्या हो गया, ओपन हो गया है। ओके, जब ये ओपन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, साइटो जो एक्सटीरियर में क्या था, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो अब क्या होगा, यहाँ से 2 पोटेशियम यहाँ पर बाइंड करेंगे। ओके, तो जब इस तरीके से ये इसका कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा और 2 पोटेशियम आयन इस आपका इस पंप के साथ बाइंड करेंगे, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे इसको E2 स्टेज। ओके, तो अब तक क्या था, यहाँ पर E1 स्टेज था, लेकिन अब क्या, कौन से स्टेज में आ गया, ये E2 स्टेज में आ चुका है। ओके, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पर आपका सोडियम भी क्या है, बाइंड है, और पोटेशियम भी बाइंड है। उस स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, उस पोजीशन में हम बोलेंगे E2 स्टेज में है। अब फोर्थ स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर सोडियम रिलीज एंड पोटेशियम बाइंडिंग। अब क्या होगा, यहाँ पर पोटेशियम बाइंड किया है यहाँ पर, और सोडियम क्या हो गया, रिलीज हो गया। सोडियम कहाँ पर रिलीज हो गया है आपका, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि साइटोसोल से एक्सटीरियर में क्या हो गया, सोडियम का पंपिंग हो चुका है। तो जब सोडियम यहाँ इस तरीके से पंपिंग हो जाएगा, तो अब इसमें सिर्फ पोटेशियम बचा हुआ है।
जब पोटेशियम बचा हुआ इसमें, तो अब क्या होगा, जो फिफ्थ वाला स्टेज, अभी भी ये क्या है, E2 स्टेज में है, जो फिफ्थ वाला स्टेज होगा उसमें क्या होगा, डीफॉस्फोरिलेशन एंड अगेन कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा इसमें। ओके, जो वो फिफ्थ वाला पोजीशन है उसमें क्या होगा, दो प्रोसेस होगा, एक तो डीफॉस्फोरिलेशन होगा, जो जो फॉस्फोरिलेट डोमेन था, जो आपका एस्पार्टेट रेसिड्यू में जो फॉस्फेट ग्रुप लगा था, अब वो फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही ये बाहर निकल जाएगा तो ये जो प्रोटीन जो पंप बना हुआ है, जो E2 स्टेज है, वो E1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी फिर कन्फर्मेशनल चेंजेस हो चुका है। ओके, इस तरह के कन्फर्मेशनल चेंजेस हुआ यहाँ पर, जो आउटवर्ड में जो ये ओपन हो गया था, अब क्या होगा, वो फिर से क्लोज हो गया है। ओके, क्लोज हो गया, और जो नीचे वाला पोर्शन था वो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो जब नीचे वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो कैल्शियम आउटवर्ड साइड से बाइंड हुआ था, अब वो इनवर्ड साइड में क्या होगा, आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, जो पोटेशियम यहाँ पर बाइंड था, वो पोटेशियम क्या होगा, यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर डीफॉस्फोरिलेशन भी हो गया और कन्फर्मेशनल चेंजेस भी हो गया था। दो दो बार कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है, एक बार क्या होता है, वो आउटवर्ड में क्या होता है, ओपन होता है, और दूसरी बार क्या होता है, वो फिर से क्लोज हो जाता है। ओके, इस तरीके से ये जब ये आउटवर्ड साइड क्या हो गया, क्लोज हो गया है, तो अब कैल्शियम क्या हो गया, रिलीज हो गया है, कहां पर, साइटोसोलिक साइट में। इस तरीके से यहाँ पर जो 3 सोडियम था वो एक्सटीरियर में चला गया, और जो 2 पोटेशियम था वो कहां पर आ गया, साइटोसोलिक फेज में आ गया। अब फिर से वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, वो E1 स्टेज में कन्वर्ट हो गया, और जो E1 स्टेज में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर ये पोटेशियम क्या हो गया, बाहर की साइड आपका रिलीज कर दिया गया। फिर से ये क्या हो गया, पूरा खाली हो गया, फिर से ये सोडियम को बाइंड करने की स्थिति में आ गया, यानी कि पहला जैसा कंडीशन था उस कंडीशन में फिर से आ गए। ओके, फिर से वो सोडियम को बाइंड करेंगे, फिर इस तरीके से उसका कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, फिर फॉस्फोरिलेशन होगा। इस तरीके से ये जो कैल्शियम सोडियम पोटेशियम पंप है, ये इस तरीके से साइकिल साइकिल की तरह इस तरीके से चलता रहता है। तो ये था सोडियम पोटेशियम पंप का मैकेनिज्म। ओके, आप सीएसआर के क्वेश्चन, सीएसआर के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है कि E1 क्या होता है, E1 का काम क्या होता है, कौन से आपका स्टेज में आपका फॉस्फोरिलेशन होता है, कौन से आपका डोमेन पे फॉस्फोरिलेट होता है, तो ये सारे आपको याद रखना है। ओके, कौन सा E2 है, कौन सा E1 है, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सीएसआर के एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये था ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ पोटेशियम, सॉरी, सोडियम पोटेशियम पंप। अब जो सेकंड हमारा पंप होता है वो होता है कैल्शियम पंप। ओके, बिल्कुल भी दोनों का जो मैकेनिज्म है बिल्कुल सेम होता है। इसमें भी आपका E1 और E2 आपका कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, इसमें भी सेम कंडीशन होता है आपका जो, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि उसमें 3 सोडियम बाइंड कर रहे थे और 2 पोटेशियम बाइंड कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 कैल्शियम यहाँ पर बाइंड होगा। ओके, इसमें भी क्या होगा, देखिए अब ये है एग्जांपल जो होता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एग्जांपल है। ओके, जो मसल सेल होता है, मसल सेल का एग्जांपल हम यहाँ पर लिए हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, जिसका क्या है, कैल्शियम देखिए बाहर की साइड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और आपका जो साइटोसोलिक पोर्शन है उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। अब क्या कम से क्या होगा, आया की तरफ यदि कैल्शियम का मूवमेंट होना है तो किस तरीके का प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक मेम्ब्रेन इस तरीके से आप देख सकते हो, मेम्ब्रेन पे क्या है, ये प्रोटीन पंप लगा हुआ है, जिसमें कि 2 कैल्शियम साइट बना हुआ और ये बिल्कुल अल्फा सब यूनिट है। ओके, इसमें बीटा सब यूनिट नहीं होता है। अब क्या होगा, इसमें जो E1 है इसको हम E1 कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पर ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, और ये क्या है, फॉस्फोरिलेटेड और एस्पार्टेट डोमेन है। ओके, सेम यहाँ पर जो फॉस्फोरिलेट जहाँ पर होगा वो क्या होगा, एस्पार्टेट डोमेन ही होगा। तो दो यहाँ पर डोमेन है, एक है फॉस्फोरिलेट एस्पार्टेट डोमेन और दूसरा है एटीपी बाइंडिंग डोमेन। ओके, अब E1 जो हमारा स्टेज है उसमें क्या होगा, कैल्शियम क्या होगा, 2 कैल्शियम यहाँ पर बाइंड करेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर एटीपी भी बाइंड करेंगे। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर एटीपी और कैल्शियम बाइंड करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कैल्शियम एंड एटीपी बाइंडिंग फर्स्ट स्टेज में, जैसे एटीपी बाइंड होगा उसका कैल्शियम भी बाइंड हो गया। अब क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन ऑफ एस्पार्टेट, एस्पार्टेट रेसिड्यू में क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा, और यहाँ पर एटीपी से क्या होगा, एडीपी में एडीपी यहाँ पर बन जाएगा। ओके, फिर इसमें क्या होगा, जब ये इस तरीके से फॉस्फोरिलेशन होगा तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा,
और इसके जो आउटवर्ड है क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब आउटवर्ड ओपन हो जाएगा तो हम उसे E2 कंसीडर करेंगे। ओके, अब इसमें क्या होगा, कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। जब कैल्शियम रिलीज हो जाएगा तो उस कंडीशन को भी हम E2 स्टेज मानेंगे। ओके, अब क्या होगा, इसमें डीफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होगा। इस स्पार्टेट रेसिड्यू में यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस हो रखा है, वो जो फॉस्फोरिलेट है या जो फॉस्फेट ग्रुप एडिशन है, उस फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देंगे, यहाँ से डीफॉस्फोरिलेशन कर देंगे तो फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो हमारा कैल्शियम है वो क्या हो जाएगा, आपका आपका सार्कोप्लाज्मिक रिल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ओके, इस तरीके से क्या होगा, जब ये इस तरीके से ये जब कैल्शियम रिलीज हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा। जो आपका आउटवर्ड साइड में जो अभी ओपन हो गया था, फिर से क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, जब ये क्लोज हो जाएगा तो फिर से वापस पहले जैसे स्थिति में ये आ जाएगा। फिर से ये दो कैल्शियम को बाइंड करेगा और फिर से इस तरीके का E2 और E1 E2 E1 E2 प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, इस तरीके से ये कैल्शियम का कैल्शियम पंप का एग्जांपल है। ओके, और कैल्शियम किस तरीके से पंप मतलब पंपिंग होता है तो उसका ओवरऑल मैकेनिज्म इस तरीके से हम समझ। ओके, तो ये दो हमारा एग्जांपल था, एक था सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा है कैल्शियम पंप। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि टिपिकल इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर जितने भी आयन है, इस तरीके से हम जो पंप यहाँ पर कैल्शियम को पंप कैल्शियम को मूवमेंट करवा रहे हैं, इसका पोटेशियम को मूवमेंट करवा रहा है, सोडियम को करवा रहा है, तो उसका जो आपका इनसाइड और आउटसाइड इसका जो ग्रेडियंट होता है वो ग्रेडियंट कितना है, उस ग्रेडियंट को हम यहाँ पर मिली मोलर में कंसिडर करना है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर आयन की बात यदि करें तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, उसके बाद एक्स करके और बहुत सारा यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर क्या है, कुछ आयन्स यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो जो सबसे पहले हम यहाँ पर मेराइन इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं, उसके बाद हम मैमेलियन सेल की बात करते हैं। तो अगर अगर हम मेराइन इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं तो उनके जो सेल्स है, सेल में क्या होता है, कितना मिली मोलर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, या कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले ये इंट्रा सेलुलर का है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर का है। ओके, दो कंडीशन है, एक इंट्रा सेलुलर, दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, तो यदि हम इसमें कंसिडर करें मेराइन वर्टिब्रेट की यदि इनवर्टिब्रेट की यदि एग्जांपल कंसीडर करें तो उसका जो पोटेशियम आयन होता है वो कहा इंट्रासेलुलर में क्या होता है, आपका 400 मिलीमोलर होता है कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ, और आपका जो बाहर की तरफ कितना होता है यहाँ पर पोटेशियम 20 मिलीमोलर। ओके, जो ब्लड होता है उसमें सोडियम क्या है 50 मिलीमोलर, और आपका ब्लड में कितना होता है इसका 40 सॉरी यहाँ पर 440। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। कैल्शियम कितना होता है 42 150, उसके बाद ये इस तरीके से 560। ओके, तो इस तरीके से आपको ये कुछ एग्जांपल है और इसका जो आपका मिलीमोलर है, इस मिलीमोलर को आपको याद रखना चाहिए। उस ओके ओके, हम जो मैमेलियन सेल होता है उसमें हम जो नॉर्मल हम जो कंसीडर करते हैं मैमेलियन सेल को, इससे पोटेशियम कितना है सेल के अंदर। ओके, अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर कितना है पोटेशियम, पोटेशियम अंदर कितना है वो आपका 139। ये आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ से CSR के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये क्या है 139 है, और बाहर की तरफ कितना है आपका 4 है। ओके, बाहर की तरफ यहाँ पर क्या है 4 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सोडियम है और पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशन कितना लो है। अगर हम यहाँ पर हम बात करेंगे यदि सोडियम की, तो सोडियम क्या है बाहर की तरफ से 12 है, और सॉरी अंदर की तरफ कितना है 12 है और बाहर की तरफ कितना है 145। तो अब देख सकते हो यहाँ पर जब सोडियम पोटेशियम पंप की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो अब देख सकते हो कि कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, तो इतने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में अगेंस्ट द क्या हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, तभी यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो पोटेशियम का क्या है 139 अंदर की तरफ, बाहर की तरफ 4। सोडियम का कितना है यहाँ पर 12 अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कितना है यहाँ पर 144। ओके, कैल्शियम आयन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अंदर की तरफ कितना है 4 है और बाहर की तरफ 116 यानी कि 116 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। इस तरीके से ये सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का कार्बनिक आयन भी है, मैग्नीशियम आयन भी है, तो ये कैल्शियम आयन भी है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके,
तो इस तरीके का एग्जांपल हम यहाँ पर देखें, जैसे कैल्शियम पंप को देखें हम, उस तरीके से यहाँ पर क्लोरीन पंप भी होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एग्जांपल को याद रखना चाहिए। ओके, तो ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितना है और बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितने मिली मोलर में ये दिया हुआ है। इससे क्वेश्चन आ सकता है या आ चुका है। ओके, उसके बाद हम फाइनल देखेंगे यहाँ पर कुछ इनहिबिटर होती है आपका सोडियम पोटेशियम पंप का, उस इनहिबिटर के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो जो इनहिबिटर होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप का, जैसे कि हम फर्स्ट यदि बात करते हैं, ये क्या है डाइगोजिन। ओके, डाइगोजिन बोल सकते हो यहाँ पर आप डिजिटलिस। तो ये हो गया, ये पहला इनहिबिटर हो गया है आपका सोडियम पोटेशियम पंप का। उसके बाद दूसरा है उआबिन। ओके, ये क्या होता है, उआबिन हो गया है इस तरीके का, ये भी क्या है आपका इनहिबिटर की तरह काम करता है। ओके, ये एटीपी एटीपी डिपेंडेंट होता है। कि उआबिन क्या होते हैं, एटीपी डिपेंडेंट होते हैं। उआबिन जो इनहिबिटर होता है एटीपी, ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप को क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकते हैं, इनहिबिट करके रखते हैं। उसके बाद ये प्लांट कुछ देखा गया है कि ये पालीटॉक्सिन हो गया है। तो इस तरीके का ये कुछ एग्जांपल है आपका इनहिबिटर का नाम है, और जो कि क्या करते हैं आपका सोडियम पोटेशियम पंप को क्या करते हैं, ये डिग्रेड कर देते हैं, या सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देते हैं। ओके, तो ये था ओवरऑल आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, उस एग्जाम्पल में किस तरीके का मैकेनिज्म फॉलो होता है, उस मैकेनिज्म को हम यहाँ पर डिटेल से बात की। ओके, तो सिर्फ हम आज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जो एग्जाम्पल है वो पी क्लास पंप का एग्जाम्पल देखे हैं। ओके, आगे जब हम बात करेंगे तो वी क्लास, उसके बाद एफ क्लास एबीसी ट्रांसपोर्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पी क्लास पंप का एग्जाम्पल, और किस तरीके से प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म फॉलो होता है उसके बारे में डिटेल से बात की है। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।